जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के लास्ट क्लास का डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, यहाँ पर सिख धर्म के बारे में हम लोगों ने कल के क्लास में डिस्कशन किया था। आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि लिस्टिंग के माध्यम में दिए गए, तो इन तथ्यों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले गुरु नानक की बात करेंगे। गुरु नानक का जो कार्यकाल दिया है 1469 से 1539 तक दिया है। यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक है, आप इसको याद रखिएगा। गुरु नानक का जो जन्म है ये 1469 में होता है, तो इसको कार्यकाल में दिया हुआ है। आप मान लीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक गुरु नानक रहते हैं। इन्होंने सिख धर्म का स्थापना किया था, लंगर व्यवस्था की शुरुआत कराई थी और संगत सभा की भी स्थापना की थी। तो यहाँ से 3 पॉइंट आपको याद रखना है। सिख धर्म की स्थापना, लंगर व्यवस्था की शुरुआत और संगत सभा की स्थापना गुरु नानक जी की देन है। इसके बाद गुरु अंगद इनके उत्तराधिकारी बनते हैं 1539 से 1552 तक। इनका वास्तविक नाम लहना है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। गुरुमुखी लिपि के जनक हैं और गुरु नानक के उत्तराधिकारी, ये तो हम लोगों ने पहले ही समझ लिया। जो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, इसका आविष्कार किया था गुरु लहना ने। गुरु अमरदास 1574 तक ये गद्दी पर रहते हैं। इन्होंने धर्म प्रचार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना की और विवाह पद्धति लवन, जो विवाह प्रणाली लवन है, इसका प्रचलन इन्होंने करवाया था। गुरु रामदास 1574 से 1581 तक होते हैं। अमृतसर नामक जलाशय की स्थापना करते हैं। अमृतसर शहर की स्थापना 1577 में होता है। अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि प्रदान की थी। इसी भूमि पर ही अमृतसर शहर बसाते हैं, इसे भी याद रखना। इसके बाद इनके उत्तराधिकारी बनते हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव इन्होंने ये 1581 से 1606 तक इनका गद्दी रहता है। ये हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर की नींव रखते हैं, जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, इसकी नींव रखते हैं। गुरु ग्रंथ साहब का इन्होंने संकलन करवाया। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़वा दिया था। तरन तारण और करतारपुर नामक नगर इन्होंने बसाया और मनसब प्रथा भी ये काम करते हैं। आगे है गुरु हरगोबिंद 1606 से 1644 तक। अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने किया था और सिखों को सैनिक जाति में बदला था। गुरु हरगोबिंद सिंह जी से पहले कोई भी सिख, मतलब सिखों में सैनिक भावना नहीं थी। गुरु हर राय 1644 से 1661 तक मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में शामिल होते हैं। गुरु हरकिशन अल्प वयस्क अवस्था में चेचक से इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो अगले गुरु होते हैं ये गुरु तेग बहादुर होते हैं 1664 से 1675 तक। औरंगजेब मुगल बादशाह द्वारा रवीसगंज दिल्ली में इनकी हत्या करवा दी जाती है। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दे दिया था। दोस्तों, यहाँ स्क्रीन पर आप कुछ नंबर देख पा रहे हैं। अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया प्ले स्टोर से, वो जरूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। देखिए, इसके बाद गुरु गोविंद सिंह, ये सिखों के अंतिम और 10वें गुरु होते हैं। इसके बाद इन्होंने गुरु की गद्दी प्रथा समाप्त कर दी। इन्होंने ये कहा कि 5 शिष्य जहाँ भी मिलेंगे वहीं पर गुरु गद्दी हो जाएगी। 1675 से 1708 तक होते हैं ये अंतिम गुरु। इनका जन्म स्थान पटना होता है। खालसा पंथ की स्थापना करते हैं 13 अप्रैल 1699 को। पाहुल प्रणाली की शुरुआत करते हैं। पंच ककार, ककार में केस, कंघा, कृपाण, कच्छ और कड़ा का की अनिवार्यता इन्होंने रखा। कृष्णावतार तथा जफरनामा की रचना की। गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ महाराष्ट्र के एक अफगान के द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर दिया मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में उन्हीं बिंदुओं को रखा गया जो कि किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए।
यहाँ पे दिया 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने की थी। तो बस आपको याद रखना है हैदर अली, इसने 1755 में डिंडीगुल में क्या किया था, एक शस्त्रागार की स्थापना किया था। मुगल कालीन नहर ए बिहिस्त का निर्माण फिरोज शाह की रसबहाव को पुनर्जीवित करके किया गया था। देखिए जो फिरोज शाह की रजबहाव है इसी को पुनर्जीवित किया गया, मतलब इसका फिर से निर्माण करके एक नहर बनाया गया, नहर बेहिस्त। 16वीं शताब्दी के अंत में बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने उन छंदों की रचना की जिनमें किताब-ए नौरस 9 रसों की पुस्तक शामिल है। पुस्तक के 39 गीत और 17 दोहे दखनी उर्दू में लिखे गए और इन रागों को इंगित करते हैं जिनमें इन्हें गाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बना होगा कि बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने किसकी रचना की है, तो किताबे नौरस। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है शाहजहां ने भट्टा उड़ीसा और कश्मीर के स्वतंत्र सूबों का दर्जा प्राप्त किया, है ना। दक्षिण के 4 सूबों के लिए अलग अलग प्रशासक नियुक्त किए गए थे। औरंगजेब का दीवान प्रमुख दीवान असद खां था। मराठों के प्रशासन में कुलकर्णी को गांव का लेखपाल कहते थे। तो औरंगजेब का दीवान कौन था, असद खां था। जो मराठों का प्रशासन था इनमें कुलकर्णी कौन होता था, जो गांव के लेखपाल होते थे इन्हीं को कुलकर्णी कहा जाता था। रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल अभियान का नेतृत्व आसफ खां ने किया था। देखिए अभी हम लोगों ने जस्ट पीछे पढ़ा आसफ खां कौन था, है ना। तो इसने क्या किया था, इसने दुर्गावती के विरुद्ध मुगल अभियान किया था। आगे यहाँ पर दिया अकबर के आदेश के तहत हमजा नामा के प्रमुख चित्रकार सैयद अली और अब्दुल समद थे। देखिए अकबर ने आदेश दिया था, तो हमजा नामा ये एक चित्रों का संग्रह है जिसके चित्रकार सैयद अली है और अब्दुल समद है। जॉन सोबरन ने फर्रुखसियर के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया था। आगे दिया इजरा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबंध थी। जो इजरा शब्द ये कृषि व्यवस्था से जुड़ी हुई थी, जिसका अर्थ एक ऐसे अनुबंध से था जिसमें राजस्व संग्रहण का अधिकार अधिकतम बोलीदाता को दिया जाता था। जात और सवार मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रथा से संबंधित थे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया दोस्तों औपनिवेशिक भारत के भूमि राजस्व बंदोबस्त। इसमें जमींदारों को अपनी जमींदारी में पूरी जमीन के मालिक के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। इसने भूमि स्वामित्व को वंशानुगत बनाया। जमींदारी को जमीन बेचने का अधिकार दिया गया। तो जो औपनिवेशिक भारत है इसमें ऐसा किया गया। बालू के नाम से प्रख्यात बलराम जाट को नायब बख्शी और राव की उपाधि मोहम्मद शाह ने प्रदान की थी। बालू ये किनका नाम है, ये बलराम जाट का नाम है। इन्हें नायब बख्शी और राव की उपाधि दिया गया है मोहम्मद शाह के द्वारा। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। मतलब जो केंद्रीय प्रशासन है ये मूल रूप से उसके सैनिक शक्ति पर ही निर्भर हुआ करती थी। आगे दिए राजा रंजीत सिंह ने लाहौर में अदालत आला की स्थापना की। अदालत आला ये कहाँ पर है, लाहौर में। किसने बनाया, राजा रंजीत सिंह ने। दिल्ली सल्तनत के शासक नासिरुद्दीन शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नासिरुद्दीन शाह इनके समय में इनके महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा किया जाता था। इल्तुतमिश ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना नियुक्त किया। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खां था। देखिए मुर्शिद कुली खां ये बंगाल का अंतिम नवाब होता है। अभी हम लोग आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो विस्तार से इसको समझेंगे। आगे यहाँ पर दिया हुआ है तराइन के द्वितीय युद्ध में के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति स्थापित हुई। तो ये क्वेश्चन कई बार बना है कि मुस्लिम सत्ता का श्रेय कहाँ से आता है, कब से स्थापित होता है। तराइन का दूसरा युद्ध। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं, मोहम्मद गोरी की विजय होती। मोहम्मद गोरी के दास बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया। ये बख्तियार खिलजी, ये भी याद रखिएगा, जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये इसी ने जलाया था। आगे है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भारत में आया था। ये किसी नाम मुझे भी नहीं याद आ रहा दोस्तों। एक इसका शत्रु था जिसका पीछा करते हुए भारत आया था और वो इल्तुतमिश के पास मदद के लिए आया था और जिसकी मदद इल्तुतमिश ने नहीं की थी क्योंकि वो चंगेज खां से डर रहा था। दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन था। तो इसका वास्तविक नाम क्या था, तेमुचिन था। बेगम रजिया बेगम को सत्ताच्युत मतलब सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ था। तो बेगम रजिया सुल्तान को सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ यहाँ पर बताया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक था जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्या में माहिर था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, इसे पागल सुल्तान, सनकी सुल्तान ये सब कहा जाता है, लेकिन ये सबसे पढ़ा लिखा शासक था। इससे कई
विद्याओं में महारत हासिल थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी। आगे दिया, बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए सिकंदर लोदी को जाना जाता है। तो अन्न पर जो टैक्स लगता था इसे सिकंदर लोदी ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। अपनी मधुरा विजय कृति में पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री गंगा देवी है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया नन्नय और टिक्कन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है। तो जो महाभारत है उसका तेलुगु अनुवाद किसने किया? नन्नय और टिक्कन ने। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में होता है, जिसमें विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा जाता है। तालीकोटा का युद्ध एक प्रमुख स्थान रखता है दक्षिण राज्यों में। आगे ये सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क जाति के थे। जितने भी अमीर थे, जितने भी सुल्तान थे, सब तुर्क जाति के। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया। देखिए, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक रखता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, इसे पूरा कराता है इल्तुतमिश, लेकिन वो 4 मंजिल बनवाता है। फिर उस पर क्या होता है कि एक बार बिजली गिरती है, वो टूट जाता है, तो चौथी मंजिल का फिर से निर्माण कराना, मतलब उसे रिपेयर कराना, और 5वीं मंजिल ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। बलबन का मकबरा भारत का प्रथम मकबरा था जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ था। तो बलबन, इसका मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा होता है। राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में राणा कुंभा को जाना जाता है। तो संगीत की किताब किसने लिखा है? राणा कुंभा जी ने लिखा है। हेमचंद्र सूरी जैन धर्म का अनुयायी था। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू है। तो बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया? हसन गंगू ने किया है। आगे यहाँ पर भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों द्वारा किया गया। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछो, यह कथन रामानंद का था। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया जाता है? अलवार संत 2 प्रकार के थे, अलवार और नैनार। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि अलवार संत किसके उपासक थे और नैनार संत किसके उपासक थे। रामानंद ने ये कहा था किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति नहीं पूछना है। कामरूप में वैष्णव धर्म को शंकर देव में लोकप्रिय बनाया था। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी से नवाजा गया है। आगे यहाँ पे दिया गया, बाबर ने अपने बाबरनामा में मेवाड़ राज्य का उल्लेख किया है। दिल्ली का पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। जहांगीर ने थॉमस रो को उदयपुर में मिलने का अवसर दिया था। जहांगीर अबुल हसन के हत्यारे को पुरस्कृत किया था। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पेपर में पूछे गए हैं, तो इसको आप जैसे का तैसे याद कर लीजिए। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है, यह माहम अनगा द्वारा स्थापित किया गया। तो मदरसा ए बेगम है ना, माहम अनगा के द्वारा स्थापित किया गया था। अनवर ए सुहाइली नामक ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद है। जो पंचतंत्र हिंदी की प्रमुख कहानी, इसका जो अनुवाद किया गया है फारसी भाषा में, अनवर ए सुहाइली नाम से किया गया। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा 7 वर्षों में पूरा किया गया। तो अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। कितना समय लगा है? 7 वर्ष में पूरा किया गया। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम में न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की, वह लखनऊ में स्थित है। देखिए, मदरसे में न्याय शास्त्र पढ़ाया गया, वो लखनऊ का मदरसा है। गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। इसी कारण अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया था। आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर दिया, शिवाजी ने मुगलों को सर्वप्रथम सलहार के युद्ध में पराजित किया था। सलहार का युद्ध 1659 ईस्वी में शिवाजी और मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। नजीब खां रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि मुगल सेना को सबसे पहले शिवाजी ने सलहार के युद्ध में पराजित किया। औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो उस समय मुगल सत्ता ताराबाई के हाथों में होता है। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता संभाली। मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। देखिए, जो फर्रुख सियर है, इसका मूल कहानी क्या है? बहुत ही एक तरीके से ऐसे समझे ना कि फर्रुख सियर फोड़े से ग्रसित था। ये इसको काफ़ी बड़ा फोड़ा हुआ रहता है जो ठीक नहीं हो रहा होता है। तो जॉर्ज सरमन नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि क्या करता है, इसका इलाज कर देता है। इलाज करने से इसका फोड़ा ठीक हो जाता है, और जब इसका फोड़ा ठीक हो जाता है तो फिर ये खुश हो जाता है और कहता है कि आपको जो चाहिए आप मांग सकते हैं। तब उसने क्या किया कि उसने कुछ अधिकार मांगे, जिसे मतलब इनका मैग्ना कार्टा कहा गया। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था।
दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। तो खगोलीय वेधशाला है जिसका नाम है जंतर मंतर, ये किसने बनवाया? जयसिंह द्वितीय ने बनवाया हुआ है। तो दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास अब हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो ये मध्यकालीन का इतिहास अगर आपने पूरा नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, कंप्लीट क्लास आपको फ्री में मिल जाएगी। इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कर रखा है, मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा हो गया। अब अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों अब मिलेंगे नए जर्नी के साथ जिसमें हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।